क्लास 10th की पॉलिटी पढ़ने में डिफिकल्ट लगती है, इसलिए आज हम इसके नोट्स कवर करते हैं जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडीफाई से डिटेल में कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th के चैप्टर 2 का नेम है संघवाद। अब ये संघवाद होता क्या है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ ताकि चैप्टर आपको पूरा इजीली समझ में आ जाए। संघवाद को हम 2 वर्ड में डिवाइड करते हैं, एक होगा संघ और दूसरा होगा वाद। तो संघ यानी होगा संगठन और वाद यानी होता है विचार। तो संगठित रहने के विचार को क्या कहते हैं, संघवाद। समझ में आ गया। यानी सरकार जिस तरीके से संगठित रहकर काम करती है या सरकार अलग अलग तरीके से बटी होती है फिर भी वो सब साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और फिर आते हैं जो भी जिले में होते हैं, जो भी तहसील में होते हैं, जो भी गाँव में होते हैं। तो इस तरीके की सभी सरकार जो है मिलकर काम करती हैं और इसी को कहते हैं हम संघवाद। तो इस चैप्टर में हम सरकार के यानी सत्ता के बंटवारे के बारे में जानेंगे कि ये सरकार किस तरीके से अलग अलग रूपों में बटी हुई है। काफ़ी मस्त चैप्टर है और आपको इसका बेस कवर करने में बहुत मजा आएगा। यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि ये राजनीति विज्ञान है क्या। चलिए इसका इंट्रो मैं आपको बताऊं तो इसमें दिया है, पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी एक आम रूप है। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, यानी सत्ता के अंदर समझदारी से जो भी डिसीजन लिया जाता है उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। उसमें हमने 2 कंट्रीज के बारे में देखा था, एक तो थे बेल्जियम और एक था श्रीलंका। तो इन दोनों के बारे में देखा था वहाँ लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उनके बीच में गृह युद्ध हो रहे थे। ये सब हमने चैप्टर 1 में जाना। अब इसके आगे हम जानेंगे कि सत्ता का बंटवारा कैसे होता है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। संघवाद के अंदर इजीली बस यही है कि सरकार किस तरीके से एक केंद्र में, फिर राज्य में और फिर ये तहसीलों में बटी हुई होती है, बस यही सब जानेंगे। इससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना, साथ चलना संभव हो पाता है। किसके कारण, संघवाद के कारण। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें आपको भारत के संघवाद की भी बात बताई जाएगी कि हमारे यहाँ सरकार कैसे काम करती है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने के वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। और अध्याय के आखिरी में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। स्थानीय शासन कौन, यानी जो पंचायत वगैरह होती है, इसके बारे में। तो चलिए चैप्टर को हम देख लेते हैं। देखो मैं तो आपको रटवाऊंगी कुछ भी नहीं, सब आपको बस अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उसे कर लो। और लास्ट में मैं इसके नोट्स भी कवर करवा दूंगी ऐसे जैसे चैप्टर 1 में करवाए थे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है संघवाद क्या है। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दी गए। यानी केंद्र सरकार क्या होती है, जो देश की सरकार होती है। मान लो एग्जाम्पल से बताती हूँ, केंद्र की सरकार किसको मानेंगे, जो प्रधानमंत्री की सरकार है, ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी की। और राज्य की सरकार यानी जो हमारे मुख्यमंत्री की सरकार होती है। गॉट इट। तो प्रांतीय सरकार और राज्य सरकार एक ही है। जहां पर भी प्रांत वर्ड आए उसको समझना राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया है कि वहाँ पर क्या हुआ था, केंद्रीय सरकार की जो भी शक्ति थी वो किसके अधिकार में आ गई, प्रांतीय सरकारों की, ठीक है। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस ले भी सकती थी। यानी जो भी प्रांत को अधिकार मिले हैं वो किसके द्वारा मिले थे, केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार ये अधिकार वापस उनसे ले भी सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए। अब क्या बदलाव होते हैं, चलिए जानते हैं। प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। प्रांतीय सरकार कौन, जो राज्य की सरकार होती है उनको।
इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। देखो 1993 में कुछ चेंजेस होते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर संवैधानिक अधिकार होते हैं उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, जो भी केंद्र है, ठीक है, उसका दबाव नहीं रहेगा राज्य के ऊपर। राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेगा और वो केंद्र के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन प्रणाली की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, जिसमें पूरे देश पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन होता है। और संघीय शासन प्रणाली क्या होती है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरकार काम करती है। जैसे केंद्र पर कौन कार्य करेगा, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया। और राज्य पर कौन काम करेगा, मुख्यमंत्री काम करेगा। अब थोड़ा नीचे आते हैं, तहसील की बात करें तो वहाँ एमएलए या जो विधायक होता है वो काम करता है। फिर उससे नीचे आते हैं तो ग्राम की बात करें, गांव की, तो गांव में सरपंच होते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग नहीं करते तो आपको ये शायद पता होगा, ठीक है। तो बेल्जियम में क्या हुआ था, एकात्मक शासन को खत्म करके वहां संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। यानी श्रीलंका और बेल्जियम में हमने पहले वाले चैप्टर में डिफरेंस देखे थे, और वहां पर हमने ये जाना था कि बेल्जियम ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, पर श्रीलंका जो है वहां पर काफ़ी सारे गृह युद्ध हुए। गृह युद्ध क्या होते हैं, जब देशों के बीच अपने ही समूह के लोग, जब अलग अलग समूह के लोग एक ही देश के अंदर लड़ाई करते हैं तो उसको गृह युद्ध कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया था और यहाँ भी समझा रही हूँ। बेल्जियम में एकात्मक शासन प्रणाली को खत्म करके संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, और श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था भी अभी है, ठीक है। तो श्रीलंका के एक तमिल नेता, उन्होंने क्या कहा कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम होनी चाहिए, ठीक है। यानी संघीय शासन व्यवस्था अपने भारत में भी है, पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा गया है, अपने संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि हमारे भारत में संघीय शासन प्रणाली चलती है। कैसे चलती है आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अलग अलग, अगर आप तहसीलों में जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग विधायक है। तो ये एकात्मक शासन प्रणाली नहीं चलती, अपने यहाँ संघीय शासन प्रणाली चलती है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आंशिक इकाइयों में बढ़ जाती है। यानी केंद्र के अलावा जो भी सरकारें हैं वो अलग अलग स्टेट वाइज, फिर तहसील वाइज ऐसे डिवाइड हो जाती है। सेम ही बात को घुमा के लिखा है, बार बार मैं एक ही बात बता रही हूँ आपको, है ना। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। मैंने जो आपको आगे बताया ना, इसमें यही बताएंगे। चलो, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। यानी एक सरकार पूरे देश पर कंट्रोल करेगी। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दिन कामकाज को संभालती है, ठीक है। अब आपको बताती हूँ, एक हो गई केंद्र की सरकार और एक हो गई राज्य की सरकार। यानी यहाँ पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, पहला केंद्रीय और दूसरा राज्य सरकार, ठीक है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहा है, मुख्यमंत्री अपना काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे दिया है, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। यानी यहाँ पर दिया है कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। कैसे? एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। एक ही स्तर कौन सा होगा? सिर्फ केंद्र। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। इजी लैंग्वेज में बताऊं, अगर संघीय व्यवस्था है तो उसमें केंद्र उस राज्य सरकार पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता और कोई भी इसको आदेश नहीं दे सकता कि तुमको ये करना ही है ना। पर अगर एकात्मक शासन व्यवस्था हो गई जहाँ पर भी, तो वहाँ पर केंद्र की बात माननी ही पड़ेगी। गॉट इट? तो संघीय व्यवस्था में जो राज्य सरकारें वो स्वतंत्र होती है और केंद्र सरकार भी स्वतंत्र होती है, अपने आप में दोनों अपना अपना काम करते हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं। राज्य सरकार कौन? जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास। इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती।
यानी वो केंद्र के ऊपर मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं रहेगी। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों का जवाबदेह होती है, मतलब जो भी वो करेगी उसका जवाब खुद को ही देना पड़ेगा। अगर कोई भी जैसे कि यूपी के आप मुख्यमंत्री को मान लो, अगर वो कोई भी राइट या कोई भी लॉ वगैरह कोई भी ऐसा उल्लंघन करते हैं उसका कुछ भी, तो इसका जवाब वो खुद देंगे, केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें, यानी संघीय व्यवस्था के बारे में अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। दो सरकारें कैसे, एक तो केंद्र और एक राज्य, ठीक है। फिर है अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखो संघीय व्यवस्था में क्या होगा, अलग अलग स्तर की सरकारें होगी। केंद्र में प्रधानमंत्री टाइप में मुख्यमंत्री, ठीक है, वो राज्य में होगा, और फिर आएगा छोटा विधानसभा में ये जो भी है विधायक होगा, और फिर आएगा ग्राम में जो वहाँ होगा सरपंच। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। फिर यहाँ पर दिया है कि कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी इजी लैंग्वेज में बता दूं तो एक मुख्यमंत्री अपने राज्य पर ही कोई कानून लागू कर सकता है, वो ये कानून दूसरे राज्य पर नहीं थोप सकता। तो क्या है अधिकार क्षेत्र, यानी उन सबका एक क्राइटेरिया, यानी सबका एक एरिया फिक्स है कि तुम इसी एरिया पर अपना कानून लागू कर सकते हो। गॉट इट। फिर तीसरा दिया है विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, यानी जो भी सरकारें होगी अलग अलग क्षेत्रों में उनके अपने अपने अधिकार होंगे। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। गॉट इट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति में ही होने चाहिए। यानी अगर कोई बड़ा चेंजेस करना है, ठीक है, राज्य में, तो राज्य सरकार सिर्फ अपना डिसीजन से पूरा चेंज नहीं कर देगी, उसको ऊपर केंद्र सरकार की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। आगे दिया है यहाँ पर अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगर किसी को कोई डिसीजन पसंद नहीं आता है, दोनों का कोई भी एक कंक्लूजन नहीं निकलता केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, तो इसका न्याय कौन करता है? न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो। ठीक है। फिर आता है वित्तीय स्वायत्तता, यानी जो बजट वगैरह होते हैं। तो वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। यानी बजट में ये पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि किस सरकार को कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। यानी अब हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या हैं संघीय व्यवस्था के। तो संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। क्षेत्रीय विविधता क्या होती है? यानी अलग अलग क्षेत्र में, आप एमपी में देखोगे तो यहाँ पे अलग, राजस्थान की अलग क्षेत्रीय होगी, यानी सबकी संस्कृति अलग अलग है, सबकी जाति अलग अलग है, सबके धर्म अलग अलग है। तो सभी के धर्म का, सभी के संस्कृति का सम्मान करना ये संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों में सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। गॉट इट। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। अब आप ये भी देखोगे कि जिस तरीके से मिजोरम है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो वहाँ पर सत्ता का बंटवारा जो भी होगा वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से होगा। ऐसा नहीं है जिस तरीके से यहाँ एमपी का शासन चल रहा है, आपके उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है, बिहार का शासन चल रहा है, वैसे दूसरे राज्य का चलेगा, नहीं। सब तरफ अलग अलग सत्ता का बंटवारा होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का है। देखो,
अब बताती हूँ मैं आपको, संघीय शासन प्रणाली भी दो तरह की होती है। अब कैसे, चलिए जानते हैं। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। देखो, आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है कि अलग अलग राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे राज्यों ने मिलकर एक राष्ट्र बना रखा है जिसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। गॉट इट। अब भारत में भी अलग अलग राज्य हैं, उसको एक नाम दिया गया भारत। डिफरेंस समझना, संयुक्त राज्य और भारत में डिफरेंस समझना कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया तो उसका नाम रखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका। अलग अलग देश मिलकर एक कंट्री बना रहे, बड़ी है ना। और अपने भारत में क्या, अलग अलग राज्य मिलकर एक देश बना रहे। पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी राज्य, सभी देश अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो कभी भी इस संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं। पर अपने भारत में ऐसा है, जितने भी राज्य हैं उसमें से कोई भी राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, वो सब एक भारत का पार्ट है। गॉट इट। अब यहाँ पर आपको दे साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे ही स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक ज़्यादा ताकतवर होते हैं, यानी इसमें प्रांत ज़्यादा ताकतवर होंगे। किसमें, ये पहली वाली जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाला एग्जाम्पल दिया, इसमें राज्य ज़्यादा ताकतवर होंगे, उसमें सभी को स्वतंत्र होने का अधिकार है और ये केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। अब दूसरी शासन व्यवस्था की बात करें तो दूसरी संघीय शासन व्यवस्था के गठन का सबसे बड़ा उदाहरण अपना भारत है, ठीक है। अपनी आंतरिक विविधताओं को, यानी अपने भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति चलती है, तो सभी राज्यों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य को राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जैसे हमारा भारत है, बेल्जियम है और स्पेन इसके उदाहरण है, ठीक है। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के अक्सर केंद्र ज़्यादा ताकतवर होते हुआ करती है। यानी आप देखोगे, हमारे भारत की बता दूं तो यहाँ पर कौन ज़्यादा ताकतवर है, राज्य या केंद्र? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि केंद्र। तो इसीलिए अपनी जो दूसरी शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था, उसमें प्रांत कमज़ोर होते हैं और केंद्र शक्तिशाली होते हैं। इस वाले में बात करो तो इसमें केंद्र ज़्यादा कमज़ोर होगा और प्रांत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। गॉट इट। अब आगे दिया है, अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों को समान अधिकार दिए हैं, किसी राज्य को एक्स्ट्रा अधिकार भी मिलते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था कैसे है। ये आई इम्पोर्टेंट बात अपने काम की, क्योंकि हम रहते हैं भारत में और हम इसके बारे में और अच्छे से जाने तो और बेटर। तो चलिए, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ा आ जाएगा आपको। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। देखो, अपने भारत से बेल्जियम और श्रीलंका को छोटा बता रखा है ना। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा। यानी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्मों के लोगों को संभालना इस एक देश में कितना मुश्किल काम है। यहाँ बहुत सारी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? साझेदारी यानी सरकार किस तरीके से एक सही डिसीजन लेती है सभी को सोच के, तो ये हमारे भारत में किस तरीके से होता है, चलिए जानते हैं। आइए संविधान से शुरुआत करें, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्टिंग करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ। यानी किस तरीके से सारी लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद में भारत अलग बनता है, पाकिस्तान अलग बनता है। तो ये दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद हमारा जो भारत है वो आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए। यानी ऐसे पहले राजवाड़े जो राज्य के शासन चले थे राजा के, वो भी भारत में आ गए थे। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया।
यानी भारत कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया, भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। मैंने क्या कहा, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, पर फिर भी ये पूरा देश संघीय शासन प्रणाली पर ही चलता है। ठीक है, आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख ले। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, एक है संघ सरकार और एक राज्य सरकार। संघ सरकार को उन्होंने जो केंद्र सरकार होती है उसको संघ सरकार का नाम दिया गया है, और केंद्र सरकार के अलावा एक और कौन सी होगी, राज्य सरकार, जो राज्यों में काम करेगी, है ना। अब केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, यानी पूरा भारतीय संघ क्या है, जो भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी भारतीय संघ हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों को एक नाम दे दिया गया भारतीय संघ, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, सभी भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करेगी। बाद में पंचायतें और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन प्रणाली का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। देखो, एक तो राज्य था ही, उसके बाद में अब क्या आता है, पंचायत और नगर पालिका भी शामिल हो गई। ये संघीय शासन का तीसरा स्तर है। कोई भी किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। आप देखोगे सभी राज्यों के अलग अलग मतलब राइट्स हैं, सभी गांवों के अलग अलग राइट्स हैं, सभी विधानसभा के अलग अलग राइट्स हैं। तो इस तरीके से ये पूरी जो शासन व्यवस्था है इस तरीके से चलती हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा है। चलो हम देखते हैं। और हमारे जो भारत की सूचियाँ हैं वो 3 होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। अब ये सूचियाँ क्या होती हैं, देखो, अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं हमारे भारत में उनको अलग अलग सूचियों में बांटा गया है। कैसे, संघ सूची में आप देखोगे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय है ना। फिर आप देखोगे राज्य सूची में, तो राज्य सूची में आती है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व, है ना। अब समवर्ती सूची में आती है जो सबसे लोअर चीज़ें होती है, जैसे वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय। गॉट इट। इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा पढ़ के बता देती हूँ। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। अब राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय, यानी प्रांतीय यानी राज्य और स्थानीय यानी जो भी कृषि वगैरह होती है स्थानीय एरिया में वहाँ की बात होती है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, यानी ये कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे, सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा। अब आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना आदि उत्तराधिकारी जैसे विषय शामिल है, जो केंद्र तथा राज्य सरकारों के साझी दिलचस्पी में आते हैं। देखो, केंद्र और राज्य सरकारें ये दोनों पर इस समवर्ती सूची के ऊपर मतलब इसका कंट्रोल रहेगा। अब आगे दिया है इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है, यानी इस पर दोनों का रूल चलेगा। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होगा। गॉट इट। यहाँ एक सवाल अब ये उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, यानी कौन से विषय ऐसे हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की हम बात करें, ठीक है, लैपटॉप की हम बात करें, तो ये किसके अंदर आएंगे, इसमें तो कहाँ पर भी कंप्यूटर का नाम नहीं है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी अब जितने भी अदर प्रोडक्ट या अदर कुछ भी जो चीज़ें बची हैं वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में जाएगी। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते।
भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, यानी सभी राज्यों को सेम राइट्स नहीं दिए जाते। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे अगर हम भारत के जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। यानी संविधान के ऐसे कई प्रावधान हैं जो यहाँ के संविधान की अनुमति के बिना लागू नहीं किए जा सकते। यानी इस राज्य का अपना संविधान है। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। देखो अब कितनी बड़ी बात है। अगर कोई भी अदर व्यक्ति होगा, अदर इंडियन होगा, कोई भी होगा, तो वो जम्मू कश्मीर में कोई भी स्थान या कोई भी जगह नहीं खरीद सकता। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है जिसमें मतलब कोई भी ज़मीन आप खरीद सकते हो। इस एक्ट के बाद में क्या होता है, कोई भी इंडियन जम्मू कश्मीर में एक कोई भी जगह खरीद सकता है, पर अभी भी कृषि वाली जगह को खरीदने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये वाली बुक पुरानी है इसलिए इसमें अपडेटेड डाटा नहीं है। अगर आप अभी की लेटेस्ट बुक पढ़ते हो तो उसमें ये वाला पॉइंट्स नहीं आएंगे। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते, यानी इनका आकार इतना छोटा है जिसकी वजह से ये स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकते। ये राज्य यानी प्रांत, इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना ही संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, यानी इनको जो राज्यों को राइट्स मिले हुए हैं वो इनको नहीं मिलते। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन को देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। देखो अगर कोई भी वाद विवाद हो जाता है तो फिर लास्ट डिसीजन कौन लेगा, जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है। देखो यहाँ पर इजी लैंग्वेज में बस यही कुछ दिया है सरकार के बारे में कि किस तरीके से दोनों गवर्नमेंट काम करती है, मतलब ये सरकार काम करती है राज्य और केंद्र वाली। अब आगे हम वाले पेज पर देखते हैं जिस पर आपको पढ़ने मिलेगा ये संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। चलिए इसमें दिया है संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का नहीं होता। भारत में संघीय व्यवस्था की भी सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। देखो जो संघीय व्यवस्था है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं चलेगी, इसके लिए लोकतंत्र की जरूरत है। अब देखो कैसे, इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। यानी लोकतंत्र से ही लोगों के बीच में समानता आई। आइए कुछ ऐसी बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। पहले ये देखें, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये सन 1947 का भारत है, किस तरीके से इसमें अलग अलग राज्य हैं और किसी की भी सही से बाउंड्री नहीं बनी हुई है। ये राजपूताना है, फिर यहाँ पे भारत, ये मध्य है, मध्य प्रांत है, ओडिशा है, फिर मैसूर है, मद्रास है। तो आप पूरे भारत को किस तरीके से देख पा रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं भाषाई राज्य के, यानी लोकतंत्र किस तरीके से हम सभी को जोड़ के रखता है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस आता है लैंग्वेज में, यानी लोग किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं फिर भी इस भारत में एक साथ रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए सबसे पहली और कठिन परीक्षा थी। यानी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों को बांटना। अगर आप राजस्थान के हो तो आप राजस्थानी बोलते, गुजरात वगैरह में गुजराती वगैरह, अगर नीचे जाओगे तो तमिल वगैरह ऐसी लैंग्वेज आपको सुनने मिलती है। तो अगर आप ऐसे राज्यों में जाते हो तो आपको ना उनकी लैंग्वेज आती है, वो लोग उनकी लैंग्वेज इजीली समझ पाते हैं, पर अगर हम जो बोलते हैं वो नहीं समझ पाते और जो वो बोलते हैं वो हम नहीं समझ पाते। तो बस
पहला, गवर्नमेंट को ये डर लग रहा था कि अगर हम राज्यों को उनकी लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो पता नहीं क्या होगा। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2017 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत यानी जो राज्य हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे राज्य जो हैं वो गायब हो चुके हैं। फिर आगे दिया है, अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और उसकी जगह कई नए प्रांत बन गए। ठीक है, कई प्रांतों के सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। यानी पहले इनमें काफ़ी सारी बाउंड्रीज दी भी नहीं है और अभी के टाइम पे अगर आपका भारत देखो ये नीचे वाला, तो इस तरीके से परफेक्ट भारत हमारे सामने है। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। ये समझ में आया आपको? यानी आप नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पर बिल्कुल अलग लैंग्वेज, इधर साइड में अलग लैंग्वेज, इधर बीच में अलग लैंग्वेज, राजस्थान गुजरात की अलग लैंग्वेज। तो इस तरीके से भाषाओं के आधार पर प्रांतों को अलग किया गया। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं यानी जो एथेनिसिटी होती है उसकी विभिन्नताओं को रेखांकित करने के लिए और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया है। जैसे आप नागालैंड की बात करें, उत्तराखंड और झारखंड की बात करें तो इनको इनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग अलग किया गया है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। यानी एक तरीके से अगर कोई भी गवर्नमेंट में बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उसका पता नहीं क्या रिजल्ट आता है, ये सोच भी नहीं सकते आप, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर कई सारे राष्ट्रीय नेता डरे हुए थे। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। यानी जिस तरीके से हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में सभी जितने भी संस्कृतियाँ थी, जितने भी भाषा बोलने वाले लोग थे, सभी का सम्मान किया गया। इससे क्या हुआ, बेल्जियम में जो भी व्यवस्था थी वो बहुत अच्छे से चली। तो अगर हम देखते हैं कि सभी की अगर संस्कृति, सभी की भाषाओं का जिस भी देश में सम्मान होता है वो देश ज़्यादा एकीकृत बनकर रहता है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। अब आगे आप देखते हैं, चलिए इसमें है भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। यानी अब कौन सी भाषा को अपनाया जाए और कौन सी भाषा को नहीं। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। यानी अब किसके भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाए, तमिल को, ठीक है, उड़िया को, किसको बोला जाए। तो अब क्या होता है, हिंदी को हमारी राजभाषा माना गया। सिर्फ हिंदी 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के उनके अनेक दूसरे उपाय देखे गए। यानी सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, हिंदी, इसलिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। पर अगर जो बाकी भाषा बोली जाती हैं, तमिल, उड़िया वगैरह, गुजराती, इनको भी संरक्षण प्रदान किया गया। अब कैसे, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। यानी एक तो हिंदी हो गई और 21 अन्य, यानी टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा में संविधान में जोड़ा गया है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। क्या है, केंद्र सरकार के किसी भी पद का, केंद्र सरकार में जॉब कौन सी होती है, यूपीएससी जो भी जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सेंट्रल लेवल एग्जाम होती है। यानी अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आप इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपका पेपर दे सकते हो। फिर बेशर्त है कि उम्मीदवार ने इसको लैंग्वेज को चूज़ करा उस पेपर को देने के लिए। गॉट इट। आगे आपको अगर आप यूपीएससी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। राज्यों की भी अपनी भाषाएं हैं, ठीक है, यानी सभी राज्यों में अलग अलग राजभाषाएं बोली जाती है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामलों में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए था। यानी उन्होंने क्या सोचा कि 1965 से अब क्या करेंगे, हम अंग्रेजी को पूरी तरीके से जितने भी कामकाज वगैरह हैं सब में बंद कर देंगे। पर क्या होता है, पर अनेक गैर हिंदी यानी जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखा जाए।
अब इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज बन गई है। अगर किसी को कुछ नहीं आता, अपनी राजभाषा के अलावा हिंदी नहीं आती, तो वो इंग्लिश बोल सकता है। इंग्लिश हम हिंदी वालों को भी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदी सबके ऊपर थोपी जाएगी, इंग्लिश भी आप बोल सकते हो, ठीक है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हो। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच गए। यानी श्रीलंका में किस तरीके से लोगों को मतलब एक ही भाषा, सीली भाषा बोलने के लिए थोप दिया गया था और उससे कितने टकराव हुए थे, आप ये हमने चैप्टर 1 में देखा था। यानी यहाँ पर लिखा है कि जिस तरीके से श्रीलंका ने सभी के ऊपर एक ही लैंग्वेज सीली थोप दी थी, अगर ऐसा भारत में भी होता तो हम भी उस श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच जाते। अब बात आती है केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के संबंध किस तरीके से चलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। यानी अब किस तरीके से संघवाद मजबूत होता है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। यानी राज्य और केंद्र के बीच में किस तरीके से समझदारी होती है, ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। यानी आपने देखा होगा मेन केंद्र सरकार कौन है, बीजेपी, ठीक है। अब बीजेपी अगर राज्यों में देखे, अगर राज्य में कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है या कोई अदर सरकार आ जाती है, तो उस टाइम पर क्या होने लगा कि केंद्र सरकार उस राज्य को अनदेखा करने लग गई जहां पर दूसरी सरकार बनी। गॉट इट। तो इससे क्या हुआ, आगे दिया है, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का जो प्रावधान थे उसका दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। यानी जो भी अदर दल का, अदर पॉलिटिकल पार्टी आएगी, जैसे कांग्रेस आएगी, तो उसको क्या पूरी तरीके से भंग करने की कोशिश करती। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। यानी ये संघवाद का एक विरोधी काम है। इस तरीके से संघवाद नहीं चल सकता। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यानी अब और नए क्षेत्रीय दल आते हैं। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन सरकार क्या होती है, जिसमें अलग अलग कोई भी राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार बना लेते हैं, उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि कांग्रेस में भी अलग अलग राजनीतिक दल मिलकर एक कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। इस तरीके से चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनाना पड़ेगी। यानी कितने छोटे छोटे दलों को वोट कौन देगा, तो उन्होंने क्या सब मिलकर एक पार्टी बना ली, जिससे लोग आराम से उनको जिता पाए। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। फिर आगे दिया है, इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। यानी अब अगर राज्य सरकार में कोई और दल का भी और पार्टी का भी आदमी आता है, तो उसको केंद्र सरकार मतलब पूरी तरीके से बंद या भंग नहीं कर सकती। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। यानी अभी जो शासन व्यवस्था है वो काफ़ी सुधर गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गठबंधन सरकार ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कार्टून बता रखा है। आगे बताऊं तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत की भाषाई विविधता, यानी भाषा को लेकर किस तरीके से अलग अलग डिफरेंस है यहाँ पर। तो चलिए जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। यहाँ पर देखते हैं भारत में कितनी भाषाएं हैं। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी
मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। यानी जब 2011 की जनगणना होती है तो उसमें लोगों से उनकी लैंग्वेज पूछी गई, तो इसमें कितनी लैंग्वेज बताई गई? 1300 लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा के रूप में लोगों ने दर्ज करवाया। इन भाषाओं को कुछ अन्य भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया, जैसे भोजपुरी, महरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को क्या हिंदी के अंदर जोड़ा गया। अब 1300 भाषाएं तो अपने संविधान में शामिल नहीं कर सकते, इसको कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, हिंदी में ऐसी अलग अलग भाषाओं को एक साथ जोड़ दिया, है ना। अब ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। अब देखो आप, इतना उनको कलेक्ट कर दिया, फिर भी क्या किया, 121 भाषाएं ऐसी बन रही थी जो राजभाषाएं बनवानी थी, मतलब उसको संविधान में जोड़ा जाना था। पर क्या होता है, इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में रखा गया, जिसके कारण उन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। गॉट इट? 8वीं अनुसूची में रखा गया और टोटल भाषाएं कितनी है? 22 भाषा, ठीक है, जिनको अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। साथ लगी यहाँ आप सूची में देख सकते हैं, मैं इसको सही से एक्सप्लेन कर दूँ इसको पढ़ने के बजाय। यहाँ पर देखो, हिंदी सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा बोलने वाले परसेंट कितना है हिंदी बोलने वालों का है, वो है 43.63, यानी 44%। यहाँ पर यही लिखा है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अब यहाँ पर आप देख सोगे, सबसे ज़्यादा तो हिंदी वाले हैं, फिर उसके बाद में आते हैं बांग्ला लैंग्वेज बोलने वाले, और सबसे कम भाषा कौन सी? संस्कृत बोली जाती है, बिल्कुल नगण्य, यानी 0 के बराबर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये तो कोई इंपॉर्टेंट पेज नहीं, इस वाले पेज पर आप इनके अनुपात वगैरह लिख सकते हैं, कितने % लोग कितनी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। गॉट इट? और इन 22 लैंग्वेज को आप नोट कर सकते हैं। अब आगे दिया है भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। संघीय सरकार एक तो केंद्र और एक राज्य, और एक और सुविधा के लिए बनाई गई कौन सी? स्थानीय, है ना। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़ा है, यानी जो भारत के प्रांत है, भारत के राज्य हैं, वो यूरोप के जो स्वतंत्र देश है उससे भी बड़े हैं। यानी अब ये भारत के जो भी राज्य हैं वो कितने बड़े होंगे, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, तो इस तरीके से जनसंख्या के मामले में भी बड़े हैं और जो क्षेत्र है उसके हिसाब से भी बड़े हैं। तो यहाँ पर दिया है जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार अन्य राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर कौन सा आता है? जिसमें तीसरा स्तर आता है जो स्थानीय सरकार होती है उसका, यानी जो विधानसभा है, जो पंचायत है, वो ये प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे होती है, यानी राज्य के नीचे ही कौन सी आएगी? ये विधानसभा आएगी, ये नगर पालिका आएगी, ये जो भी जिले वगैरह होते हैं इनमें, ठीक है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इससे मतलब क्या तर्क दिया गया है कि इससे जो भी हमारी व्यवस्था है वो और अच्छे से चलेगी। यानी आप देखो कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है, क्या वो आपके गांव की व्यवस्था को देख सकता है? नहीं देख सकता। यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए सरपंच की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए भारत की स्थानीय व्यवस्था इतनी अच्छी होती है, और फिर उसके ऊपर आती है प्रांत व्यवस्था, और फिर उसके ऊपर आती है आपकी केंद्र सरकार। गॉट इट? तो इस तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। इसके फलस्वरूप तीनों स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरी स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? नोट कर लेना, एग्जाम में पूछेगा, है ना। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को वो शक्तियां दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि
अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। यानी गांव की स्थिति क्या है वो सरपंच ही समझ सकता है, उसके तहसील की स्थिति क्या है वहाँ का विधायक ही समझ सकता है, और पूरे एमपी की, पूरे राज्य की स्थिति क्या है, पूरे यूपी की स्थिति क्या है, पूरे राजस्थान की स्थिति क्या है, ये वहाँ का मुख्यमंत्री अच्छे तरीके से समझ सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत बढ़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्वशासन यानी जनता का शासन। एक तरीके से विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात को स्वीकारा गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी जो भी सरकारें हैं वो बंटनी चाहिए और इस तरीके से काम को संभाला जाना चाहिए कि छोटे से छोटे कस्बे में भी अच्छे से गवर्नमेंट वहाँ पर निगरानी कर सके। इसके बाद से गांव और शहरों के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांवों के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, यानी अब तो चुनाव भी होने लग गए। इनके पास न तो कोई अपना अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था, यानी पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पर अभी के टाइम में वोटिंग भी होती है गाँवों में, गाँव के सरपंच के लिए भी चुनाव होते हैं। फिर विधायक जो एमएलए बनता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो भी तहसील में विधायक बनता है, इसको कई राज्यों में एमएलए भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके भी चुनाव होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। किस तीसरे स्तर कौन सा है? जो स्थानीय शासन है वो। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, यानी अब गवर्नमेंट यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बोल दिया गया है कि जो भी स्थानीय शासन है उनका चुनाव करवाया जाएगा। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है, यानी इनके लिए सीटें जो है वो आरक्षित की गई। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गॉट इट? अब आप आगे देखते हैं, गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, यानी अगर आप स्थानीय शासन की बात करें तो इसको बोलते हैं पंचायती राज। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, यानी अलग अलग मोहल्ले जिनको बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग मोहल्ले होते हैं, तो मोहल्ले को क्या बोला जाता है? वार्ड नाम दिया गया है, और अलग अलग वार्ड के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। फिर उनसे ऊपर एक मेन गाँव का सरपंच होता है, मुख्य, जो उन सभी की बात को सुनता है और वहाँ पर सोल्यूशन निकालता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः क्या बोलता है? पंच बोला जाता है। ओके, अध्यक्ष को प्रधान सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। वयस्क कौन? जो 18 एज के हो जाते हैं वो लोग चुनाव देकर सरपंच चुनते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसले लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है, यानी जितनी भी पंचायतें सब मिलाकर क्या बनेगा? जिला परिषद। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, यानी वहाँ पर भी चुनाव होता है। अब आप फिर ऊपर और बात करोगे
नगर पालिका आती है उसके भी चुनाव होते हैं, नगर परिषद के भी चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का मुख्य प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, यानी आप थोड़ा तहसीलों से बाहर निकल के जाओगे तो वहाँ पर नगर पालिकाएं काम करती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारों को मेयर कहते हैं, नोट कर लेना। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं को ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है, यानी आप देख सकते हैं ये कई देशों की संख्या से भी ज़्यादा होगी। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। इनसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। यानी सभी लोकतंत्र से क्या है, सभी इंसानों को अपने राइट्स यानी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी मिलती है और साथ में अपने अनुसार जनता अपना शासक चुन सकती है। बहरहाल इन सबके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं, यानी इसके बावजूद इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, संघीय शासन व्यवस्था, फिर भी कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ दिक्कतें हमें देखने मिलती है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की जो बैठक होती है, यानी ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर है, यानी जनता स्वयं शासन करे, ये पूरी स्थिति अभी तक लागू नहीं हुई है, पर फिर भी काफ़ी चेंजेस हो गए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। अगर मैं इसके नोट्स कवर करवाऊं तो चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, करवा देती हूँ। तो चैप्टर के नेम से शुरुआत करते हैं। संघ यानी होता है संगठन और वाद यानी होता है विचार, इसलिए संगठित रहने के विचार को संघवाद कहते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, नोट कर लेना। सेकेंड, संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की अपनी राजभाषा स्वीकार किया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया। फिर संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी सरकार को 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 सूचियाँ कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके क्या अंतर थे ये भी मैंने आपको बता दिया, किसके अंदर कौन से अधिकार, कौन से क्षेत्र आएंगे, है ना। अब बात आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डिफरेंस की। तो देश को चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार की प्रत्येक चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई है और राज्य सरकार की प्रत्येक चर्चा भारतीय संविधान के भाग 6 में की गई है। केंद्र सरकार के प्रमुख अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं और राज्य सरकार के प्रमुख अंग विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है। अब गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा जो सरकार मिलकर बनाई जाती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में टोटल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? 22 है, जिसमें से हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और सबसे कम संस्कृत। आप इस वाले डायग्राम को और देख सकते हैं, इस वाले नोट कर सकते हैं इसको, ताकि आपका कोई भी पॉइंट्स नहीं छूटे। कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने इसमें छुटवाया है, ठीक है। तो इन नोट्स को अगर आप परचेज भी करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम यूजर नेम roxin4311 पर कांटेक्ट करके आप ये नोट्स बाय कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।